नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए मामलों की संख्या लगातार घटने से देश को थोड़ा सुकून तो मिल रहा है। हालांकि हर रोज जिस तरीके से 4,000 पार मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिससे राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी ओर महामारी की चपेट में आए मरीज बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक देती नजर आ रही है। राजस्थान और उत्तराखंड में बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोविड वायरस के खिलाफ जंग में अब भारत के पास वैक्सीन की कमी पड़ गई है। देश में अधिकतर जगहों पर वैक्सीन का स्टॉक बचा नहीं है, जिससे टीकाकरण सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है। उधर इस संकट में राजनीति अपने चरम पर है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और वैक्सीन नहीं होने से टीकाकरण सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है। शनिवार को महज कुछ ही लोगों को वैक्सीन लगाई गई और वहीं मुंबई में वैक्सीन की कमी से वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब थमने लगा है। नए मामलों की संख्या लगातार घटने से देश को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, देश को थोड़ी सी राहत मिल रही है। हालांकि हर रोज 4,000 पार मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है, जिससे राहत की सांस तो मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महामारी की चपेट में आए मरीज बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है कि अब देश में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक देती नजर आ रही है। राजस्थान और उत्तराखंड में बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोविड वायरस के खिलाफ जंग में अब भारत के पास वैक्सीन की कमी पड़ गई है, बहुत ज्यादा कमी है। देश में ज्यादातर जगहों पर वैक्सीन का स्टॉक बचा ही नहीं है, स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिससे टीकाकरण सेंटरों को कई जगह पर बंद करना पड़ रहा है। और उधर इस संकट में राजनीति अपने चरम पर है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जो कि सीधे देश की राजधानी दिल्ली से है। छतरसाल स्टेडियम हत्याकांड मामला है इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी इस समय हो चुकी है। बड़ी खबर आपके सामने सीधे दिल्ली से। दिल्ली स्पेशल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। सुशील के साथी को भी गिरफ्तार किया है। पहलवान सुशील और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली छतरसाल स्टेडियम हत्याकांड मामला है, जिसमें सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुशील के एक साथी को भी सुशील पहलवान के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर नरेश चावला इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर डीके गुप्ता इस समय जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डीके गुप्ता, सवाल मेरा पहला आपसे ही होगा, क्योंकि अभी तक दूसरी लहर का जो खतरा है बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, हम लगातार देखते जा रहे हैं। तीसरी लहर ने भी पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। अब राजस्थान की बात कर ले या फिर उत्तराखंड की बात कर ले, बच्चे संक्रमित अब हो रहे हैं। अब तक हम देख रहे थे, हमें सिर्फ डर था इस बात का कि कहीं बच्चे ना संक्रमित होने लगे, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं बनी थी, बच्चों को टीका नहीं लगा था। बच्चे बड़ी संख्या में, एक जगह पर 300 बच्चे संक्रमित। जो पहली लहर थी उसमें बुजुर्ग जो थे, जो खास करके 65 प्लस या 60 प्लस के लोग थे, जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की बीमारियां थी, वो लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे थे। दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा मिडिल एज लोग, यंग लोग, वयस्क हैं, युवा हैं, वो काफी इन्फेक्टेड हो रहे थे। और इसी दूसरी लहर में बच्चों पे भी कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा काफी हद तक रहा है। काफी हद तक बच्चे संक्रमित हुए, बिकॉज पहले लॉकडाउन में क्या था, सारे लोग लॉकडाउन में बंद थे, सब लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे, पूरा देश लॉकडाउन में था, तो बच्चे घर में
कैद थे और बच्चे कहीं ना कहीं सुरक्षित थे। अभी क्या हुआ, जब लॉकडाउन खुल गया या पार्शियल लॉकडाउन, उसमें बैठ अपने ऑफिस में कहीं जाना है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग इतने अच्छे से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर पा रहे हैं, या जो इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस हैं घर पे हमें जो करनी चाहिए इम्प्लीमेंट घर पे रखनी चाहिए, वो पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे एक्सपोज हो रहे थे। और हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोरोना से कोई एक्सपोज्ड होता है तो इन्फेक्शन रेट सब में बराबर, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे प्रेग्नेंट महिला हो। सिर्फ ये होता है कि सबके अंदर डिजीज के सिम्टम्स, लक्षण अलग हो सकते हैं, सबके अंदर डिजीज की गंभीरता, बीमारी की गंभीरता अलग हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन अलग हो सकते हैं और मृत्यु दर अलग होती है। तो जो हमने देखा है कि 60-70 साल के प्लस के लोग थे, उनमें सच में ही मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, युवाओं में कम था। लेकिन इस बार जो नया स्ट्रेन आया, खास करके B16, B17 जो है, या जो हमारा इंग्लैंड का स्ट्रेन है, डबल म्यूटेंट है, ये सारे स्ट्रेन बड़े खतरनाक थे। इनके लक्षण ज्यादातर मरीजों में लक्षण पाए गए, ज्यादातर मरीजों में हमने देखा निमोनिया पाई गई। खास करके युवा लोग भी गंभीर हो गए, सीरियस हो गए, आईसीयू में भर्ती होने पड़ा, डेथ बहुत लोगों की हुई। ऐसे बच्चों में भी इस जो स्ट्रेन का था, इसका संक्रमण काफी हद तक फैला है, बच्चे भी सिम्टोमेटिक हुए। बच्चों में लक्षण जो थे वो थोड़ा डिफरेंट थे, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द और सर दर्द होना, ये तो सब नॉर्मल था। इसके अलावा बच्चों में जो सिम्टम्स देखे गए तो बच्चे सुस्त हो जाना, बच्चा दूध नहीं पीना, बच्चे को इरिटेबिलिटी होना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना बच्चा, या बच्चे के पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना। इसके अलावा एक सिंड्रोम देखा गया बच्चों में, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, उसमें बच्चे सीरियस देखे गए। और बड़े बच्चों में देखा गया जैसे हार्ट में बीमारी होती कावासाकी डिजीज, उसी से मिलता जुलता था। उसमें आंखों में कंजक्टिवाइटिस, लालापन होना, होंठ लाल हो जाना, फेस पे स्वेलिंग, हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जानी, सांस बहुत तेज आना, बुखार बहुत तेज आना, पेट दर्द और लूज मोशन होना। इसके मोर्टेलिटी रेट भी सिंड्रोम में काफी आई था। इंडिया में भी ऐसे कई सारे केसेस मिले हैं। तो खास करके वो बच्चे जो 8-10 साल से ऊपर हैं, टीनेजर हैं, जिनका मोटापा है, जिनका वेट ज्यादा है, या जिनके अंदर और कोई दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है, बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, इसके अलावा बच्चे डायलिसिस पे हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के हैं, बच्चे कैंसर के बच्चे हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड या बहुत कमजोर बच्चे हैं, ये लोग हाई रिस्क हैं। अगर इनके अंदर बीमारी होती है तो डेफिनेटली खतरा जान का भी ज्यादा होता है और बच्चों में गंभीरता भी ज्यादा होती है। बट अच्छी बात यह है कि जो छोटे बच्चे 5 साल से कम है, उनमें अभी भी माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बहुत एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और मोर्टेलिटी रेट नहीं है, बहुत कम है। बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। बट बड़े बच्चे डेफिनेटली 8-10 साल से ऊपर जो हैं वो चिंता का विषय है। तो इसीलिए सरकार ने जो अभी कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया है 2 से 18 साल के बच्चों पे ट्रायल करने का, मैं आपके माध्यम से बार बार विनम्र निवेदन करूंगा सरकार से कि जितनी दूसरी कंपनियां, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो स्पुतनिक भी हो, चाहे वो हमारे बायोलॉजिकल के लिए हो या जाइडस कैडिला हो, बहुत सारी कंपनियां जिनकी सरकार ने लिस्ट जारी की थी, इनके 216 करोड़ हमें डोजेज मिलने वाले अगले 6 महीने, इन सबके ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। इन सबको ही साथ साथ पैरेलली बच्चों पे भी ट्रायल स्टार्ट करवा देने चाहिए, तो जो अगले 6-8 महीने में हमारे पास कोई अप्रूव्ड वैक्सीन आ जाए। अदरवाइज बच्चे हमेशा हाई रिस्क पे रहेंगे, अभी भी नहीं, अगर अभी भी बचे रहे तो फिर जब भी दोबारा कुछ होगा तो हाई रिस्क रहेंगे। अगर बच्चों को बचाना है हमें तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है। अगर बच्चों के लिए नहीं भी है तो भी अभी भी वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है अगर हम सारे एडल्ट्स को वैक्सीनेट करते हैं। जो माताएं हैं जो बच्चों को देखती हैं उनको वैक्सीनेट करते हैं, जो उनके पिता हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं 5 साल से 10 साल से कम के हैं, उन पेरेंट्स को वैक्सीनेट कर दें, या घर में जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीनेट कर दें। तो अगर 70-80% पॉपुलेशन को हम वैसे ही इम्यूनाइज कर देते हैं, वैक्सीनेट कर देते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी में आ जाएंगे। बट लेकिन हमें ये जरूरी है, जैसे फाइजर ने देखा कि टीनेजर्स पे अप्रूवल ले लिया है, जो वैक्सीन है 12 से ऊपर कनाडा में यूएस में लगाई जा सकती है, ऐसे ही सरकार को चाहिए डिप्लोमेसी के तहत कि ऐसी वैक्सीन को इंपोर्ट करे और जो हमारे यहाँ डेवलप हो रही है वैक्सीन, उनके ट्रायल बच्चों पे स्टार्ट करे, एक्सपेडाइट करे, सो दैट जल्द से जल्द हमारे पास जो फाइनल हथियार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है वैक्सीन है, वो बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो पाए। बिल्कुल डॉक्टर चावला, अगला सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा खतरा है और सवाल आपसे भी कुछ ऐसे ही होगा, कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए और जो ये वायरस है बड़ों के अकॉर्डिंग बच्चों में कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? जब से हमारी देश के साइंटिफिक एडवाइजर ने ये ऐलान किया है आज से 10 दिन पहले कि बच्चों में दूसरी वेव आने वाली है, पूरी मतलब कि देश में तो एक तहलका सा मच गया है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। जी फर्स्ट कर दूं कि इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, जो पहली लहर है वो आप जानती हैं कि पिछले 10-12 दिन से थोड़ा कम हो चुकी है, और जो एक दहशत का माहौल थोड़ा सा हम पहले ही देख रहे हैं कि हाँ जी कोरोना खत्म होता तो ब्लैक फंगस शुरू
हो गया, ब्लैक फंगस दिखना शुरू होता तो व्हाइट फंगस हो जाता है। तो एक ना एक ऐसा दहशत हो जाती है, इंसान उस दहशत से बाहर नहीं निकल पाता। तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, सावधानी यस, दहशत नो। जहां तक बात है कि बच्चों का जो ये वेव आएगी या नहीं आएगी, कितनी पावरफुल आएगी, कितनी खतरनाक आएगी, किसी को नहीं पता। दिसंबर में आएगी, अक्टूबर सितंबर में आएगी, किसी को नहीं पता। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें पता है। हमें क्या पता है? नंबर 1, बच्चों में संक्रमण कभी भी अपने आप में आता, वो बड़ों से आता है, नंबर 1। तो बड़े अगर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, घर से फालतू बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क का इस्तेमाल ढंग से करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अपने डाइट को अच्छा खाना खाएंगे, संतुलित आहार खाएंगे, बच्चों को भी जंक हम संतुलित रहे, ये 5 नहीं तो मैं समझता हूं। और ऊपर से जैसे कि डॉक्टर DK गुप्ता बोल रहे थे, वैक्सीनेशन जो कि रैंप अप करनी पड़ेगी जी। तो मैं समझता हूं कि जो एक पूरी हमारे हिंदुस्तान में, हम जानते हैं हम हिंदुस्तानी अपना सोचे ना सोचे, हम बच्चों का ज्यादा सोचते हैं। तो इसलिए बच्चों का सोचो जरूर, लेकिन खाली डरो नहीं, उसके लिए कदम उठाओ। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, नंबर 2 अपने डाइट का ख्याल रखना, नंबर 3 वैक्सीनेशन। उसके लिए मैं सरकार को भी आग्रह करूंगा कि सरकार जो थोड़ा सा वैक्सीनेशन थोड़ी कमजोर चल रही है, कल मैंने पता चला है कि कल पिछले 2-3-4 दिनों में हमने देखा है कि हार्डली 15 से 20-22 लाख वैक्सीनेशन हो पा रही है। उससे हम टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो भी 2 वैक्सीन कंपनियां हैं, हिंदुस्तान वाली या स्पुतनिक जो बाहर से भी आने वाला है माल, या उसके लिए जो और वैक्सीन हम इंपोर्ट कर सकते हैं ग्लोबल टेंडर्स करके, उसके लिए नेशनल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेट करें। तो पूरे देश में ना एक थोड़ा तहलका सा मचा हुआ है कि हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही। तो इस टाइम हमारे देश की टॉप प्रायोरिटी एक ही होनी चाहिए कि हम वैक्सीनेट करें, क्योंकि बच्चों का वैक्सीन अभी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला है हिंदुस्तान में, उसको तो अभी ट्रायल स्टार्ट होने में भी 10 दिन हैं। तो यानी कि 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। दैट मींस उनको हम बचा सकते हैं ओवरऑल एक हर्ड इम्यूनिटी से। हर्ड इम्यूनिटी तब आती है जब हम 50-60% लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जितना कोरोना की सेकेंड लहर से लोगों को कोरोना या कोविड-19 हो चुका है, उससे प्लस एडेड विद इट द वैक्सीनेशन, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इससे एक हर्ड इम्यूनिटी बाय सितंबर-अक्टूबर कर पाएंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम अपनी वैक्सीनेशन को अप टू 70-80 लाख टू 1 करोड़ पर डे करेंगे। एट दिस रेट अभी तक हम सिर्फ 19 करोड़ 55 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। दैट डजंट इवन मेक 2%, हार्डली 0.2% है। तो इसको बहुत तेजी से बढ़ावा देना पड़ेगा। आज की तारीख में इस नेशनल हेल्थ इमरजेंसी में हमारी टॉप नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए जी। स्टेशन की हमारी हमेशा लगे रहते। अगर हम सब मिलके एक समाज में पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो ये दहशत की माहौल है वो खत्म हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू, तो हम कहते हैं कि कोरोना के ऊपर विजय में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और ये आम लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रिकॉशंस लीजिए। कोई ये कह दे कि थर्ड वेव जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आई है, अमेरिका में आई है, यूरोप में हिंदुस्तान में जरूर आएगी, तो हम कहेंगे हमारे हिंदुस्तानी भाई इस सेकंड वेव के एक्सपेरिमेंट से बहुत समझदार हो चुके हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे थर्ड वेव को या तो आने ही नहीं देंगे या बहुत ही सबड्यूड या कमजोर वेव आएगी। यही हमारे देश के हक में है, हित में है, और यही मैं चाहता हूं हम सब मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, जैसे कि डॉक्टर चावला भी बता रहे हैं कि हम बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, हम अपने बारे में कम सोचते हैं बल्कि बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो। हम अभी तक कोरोना के बारे में सोच रहे थे, अब ब्लैक फंगस का डर उतना ही ज़्यादा है जितना कोरोना का है। कोरोना और ब्लैक फंगस में डिफरेंस इस समय लोगों को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि कोरोना छुआछूत वाली बीमारी है, ब्लैक फंगस वाली जो बीमारी है वह छुआछूत सी नहीं है, लेकिन डर और ज़्यादा है। अब ब्लैक फंगस को लेकर बड़ों में और बच्चों में कितना डर है, किस तरीके से क्या ये बच्चों में भी अटैक कर सकता है? हालांकि बीमारी बहुत पुरानी है, लेकिन हम दूसरी लहर में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ गई है। बच्चों में बड़ों में इस बीमारी को लेकर डिफरेंस क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है जी।
जो बच्चों में बात करें तो खास करके जो ऐसे बड़े बच्चे हैं जिनको बच्चों को मैंने बताया कि इस तरह की बीमारियां हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस है या अस्थमा है या उनको कोई हार्ट कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है या बच्चे डायलिसिस पे हैं, बच्चों को ट्रांसप्लांट हुआ है, बच्चों के अंदर कोई कैंसर है जैसे ब्लड कैंसर्स हैं या सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसी बीमारियां हैं वो डेफिनेटली बच्चे उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। हाँ। या ऐसे बच्चे जिनको स्टेरॉइड चल रहा है लॉन्ग टर्म किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो डायबिटीज हो, सॉरी चाहे वो अस्थमा हो या किसी और बीमारी के लिए जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में है, तो ये बच्चे हाई रिस्क पे हैं, इनको भी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। अगर इनको कोविड हुआ है या कोविड नहीं भी हुआ है, अगर लॉन्ग टर्म किसी हॉस्पिटल में स्टे रहा है, इनका आईसीयू स्टे रहा है, आईवी फ्लूइड चले हैं, आईवी एंटीबायोटिक चले हैं, तो इन लोगों को भी दिक्कत हो सकती है डेफिनेटली। तो हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अगर पोस्ट कोविड चाहे वो बड़े हो चाहे बच्चे हो, सबको सावधानियां सेम बरतनी है। जब भी आप डिस्चार्ज होते हैं तो जो डॉक्टर की सलाह है उसका पूरा पालन करें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, शुगर का मॉनिटरिंग करते रहें बार बार, इसके अलावा अपने वाइटल्स चेक करते रहें कि हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, सांस की गति क्या चल रही है, आपके हार्ट की धड़कन कैसे चल रही है, आपको बुखार तो नहीं है, छाती में दर्द तो नहीं है, आपको नेजल से कोई ब्लॉकेज तो नहीं, नाक में, नाक से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, नाक के आसपास कोई सूजन स्वेलिंग तो नहीं है, या आपको जो हेडेक सर में है, हेडेक है बहुत सीवियर हेडेक तो नहीं है, जो दर्द बंद नहीं हो रहा दवाई खाने पे भी, या आंख से कम नहीं दिख रहा है, आंख में डबल तो नहीं दिख रहा है, आंख खोलने या बंद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दांतों के अंदर कोई दर्द तो नहीं है, दांत लूज तो नहीं हो रहे, या अंदर मुंह के अंदर म्यूकोसा में कहीं ब्लैक क्रेस्ट तो नहीं बन रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली ब्लैक फंगस के हैं। या छाती में अगर पहुंच जाता है तो छाती के अंदर आपको सांस में तकलीफ होना, चेस्ट पेन होना या हाई ग्रेड फीवर होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन में अगर फंगस पहुंचता है तो स्किन में भी रैशेस और स्वेलिंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर ये पेट में पहुंच जाता है, स्वॉलो कर लेते हैं बच्चे या बड़े कोई भी, तो उनको लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द, ये सब शिकायतें हो सकती हैं। जांच बहुत आसान है, हम लोग एंडोस्कोपी करके साइनसेस से इस जो बायोप्सी लेते हैं या उसका जो सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसको KOH स्टेनिंग करते हैं, उससे बात कंफर्म हो जाती है। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेट डायग्नोसिस होती है तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, 50% के आसपास है। तो इसलिए जितनी जल्दी अर्ली डायग्नोसिस कर लें इसको और बचे रहें, बचाव कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचाव में यही ध्यान रखना है कि आप अगर छुट्टी होने के बाद घर पे रहते हैं, डाइट का ध्यान रखें, अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, पर्सनल हाइजीन मतलब मुंह में गार्गल, दिन में 2-3 बार खाना खाने के बाद कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो तुरंत गार्गल कर लें, कोई एंटीसेप्टिक, कोई माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, बीटाडीन गार्गल कर सकते हैं। ब्रश 2 या 3 बार जरूर करने, बच्चों को भी बड़ों को भी। अपनी आंखों का ध्यान रखें, आंखों में क्लीनिंग करनी है, नेजल अगर ब्लॉकेज है नेजल क्लीनिंग करनी है, नेजल ड्रॉप यूज करनी है। इसके अतिरिक्त सुबह शाम नहाना है। ये सब पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बचे रहेंगे। जो पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं उनको अभी भी ऑक्सीजन चल रही है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होम आइसोलेशन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बड़ा जिम्मेदार रहा है ये फंगस पैदा करने के लिए। तो सिलेंडर की क्लीनिंग जरूर करनी है सोप एंड वाटर से, गंदा सिलेंडर यूज नहीं करना। जब भी एक सिलेंडर बाहर से आता है उसको पहले बाहर ही क्लीन कर लें सोप एंड वाटर से। उसका जो फ्लो मीटर है, सिलेंडर है, दोनों को अच्छे से क्लीन करना है। प्लस जो मास्क लगाते हैं आप लोग, मास्क को हर दिन चेंज करना है और उसको सैनिटाइज करना है 70% अल्कोहल से। इसके अतिरिक्त एक सिलेंडर के साथ एक बोतल लगी होती है उसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, उसके अंदर जो पानी लोगों ने भरा है वो गंदा पानी भरा है या नॉर्मल टैप वाटर भर लिया, उससे भी फंगस, उसको बदलना नहीं है हमने बार बार, उससे भी फंगस के फैलने के चांसेस रहते हैं। तो उस पानी को आपको बार बार चेंज करना है, हर 24 घंटे में कम से कम एक बार चेंज करना होता है। प्लस उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो सच में बचे रहोगे। और कोविड से ठीक होने के तुरंत बाद आपको बाहर घूमना नहीं है, पार्क से अवॉइड करें बिकॉज ये फंगस सॉइल मिट्टी में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सड़े गले जो पेड़ पौधे हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें फफूंदी जैसा नहीं आप हम लोग देखते हैं घर में भी कोई चीज 2 दिन अगर रखी रहे तो उसमें फंगस लग जाता है, इसलिए तो उनसे बचने। घर में डाइट का जरूर ध्यान रखें, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स खानी है, रखी हुई चीजें नहीं खानी, अच्छे से सैनिटाइज धो के अच्छे से क्लीन करके खानी है। फ्रूट्स का सेवन अच्छे से करना है, खाना बासा नहीं खाना, फ्रेश खाना खाना है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं आपको, विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन लेना है आपको। इसके अतिरिक्त स्प्राउट्स लेने हैं, फैट्स में लें, मीडियम चनी फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब ऑलिव ऑयल का यूज करें। इसके अतिरिक्त खाने में भी अतिरिक्त तरल पदार्थों को ज्यादा सेवन करें, जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, मतलब के अलावा जो तरल जूसी पदार्थ हैं उनको ज्यादा सेवन करना है। नींद अच्छे से लें, 6 से 8 घंटे सोना है। निगेटिव खबरें ना देखें और जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तुरंत अपने आँख कान गले के डॉक्टर, ENT
आई के डॉक्टर या डेंटल डॉक्टर या चेस्ट फिजिशियन से तुरंत संपर्क करें। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बचे रहेंगे। दवाइयां मौजूद है हमारे पास, इसकी एम्फोटेरिसिन बी है जिसको हम यूज करते हैं 2 तरह की है, लाइसोसोमल नॉर्मल है, इसके अतिरिक्त पोस्कोनाजोल है, आइबुप्रोफेनोल है। तो 3 दवाइयां उपलब्ध हैं। दवाइयां थोड़ी शॉर्टेज में, बट डेफिनेटली सरकार प्रयत्न कर रही है, जल्दी दवाइयां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी। बट प्रॉब्लम है दवाई बहुत लंबी चलती है, कई हफ्तों देनी पड़ती है, 1 महीने देनी पड़ती है कहीं, और कभी कभी हमें सर्जरी करनी पड़ती है, या आंख के अंदर चला गया तो आंख निकालनी पड़ती है, लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। अगर इस ब्रेन में चला गया तो ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है, चेस्ट में कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जल्दी आपने डायग्नोसिस कर लिया तो जान भी बचा लेंगे, हो सकता है कोई आपका अंग डैमेज ना हो। और अच्छी बात है कि अभी भी एक मतलब इस तरह का फंगस है, एक कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है, तो कृपया इन लोगों से जिनको होता भी है उनसे छुआछूत की भावना न रखें, तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। इनके लिए हमें कोई अलग अस्पताल की जरूरत नहीं है। नॉन कोविड किसी भी अस्पताल में इनका इलाज किया जा सकता है और नॉर्मल केयर की जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर चावला, जिस तरीके के सिम्टम्स बताए गए हैं, आपसे भी कुछ सिम्टम्स को समझेंगे। जैसा कि अब कहा ही जा रहा है कि आधे सिर में दर्द इससे हो सकता है, या फिर शुगर बीपी वालों को ज़्यादा दिक्कत इसकी वजह से हो सकती है। तमाम क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है, या फिर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि लोगों को पहले से हैं और ब्लैक फंगस उनमें जल्दी अटैक कर सकता है? ये काजल, मैं आपको दोबारा बता दूं, हालांकि डॉक्टर गुप्ता ने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैं एम्फसाइज करूंगा। बिल्कुल। पहली बात, क्योंकि पिछले 5-7-8 दिन में मोस्टली मीडिया चेन्स ब्लैक फंगस को बहुत ज्यादा दिखा चुके हैं, उससे फायदा भी हो रहा है और संभव लोग डर भी ज्यादा जाते हैं। तो मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को बताऊंगा, पहली बात, आम जन को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कोरोना सबको हो सकता है या कोविड-19 सबको हो सकता है, जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस इन मेडिकल टर्म्स सिर्फ उन लोगों को ज्यादा होने के चांसेस हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, प्लस या जिनको कोई इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज है, फॉर एग्जांपल जिसका किडनी ट्रांसप्लांट, कोई लिवर ट्रांसप्लांट, कोई एचआईवी, कोई सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस या कोई कैंसर, आम लोगों को ये टच नहीं करेगा। प्लस ये उनको ज्यादा होने के चांसेस हैं जो कि आईसीयू में एडमिट्स होते हैं, जिनको ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है, जिनको बाईपैप या इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है, और उसके ऊपर उनको स्टेरॉइड्स की बहुत हैवी डोज मिलती हैं, जो ऑफेंडिंग चीज है, यानी कि जो दुष्ट है वो या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या स्टिक्स हैं। पर से कोविड-19 इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। जैसे ही मरीज घर जाता है, डॉक्टर उसको डिस्चार्ज जैसा हिदायत दे के भेजे कि मिस्टर पेशेंट, आप अपने शुगर का बहुत ख्याल रखिए। अगर शुगर 500-600 तक चला जाएगा तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर शुगर कंट्रोल्ड है तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एक अपना शुगर कंट्रोल करना जी, एक अपना हाइजीन का माहौल ना हो, सफाई हो, धूल मिट्टी ना हो, गांव है तो कोई आसपास कोई कूड़ा या भूसा ना हो, क्योंकि जो ये कीटाणु है उसका जो म्यूकोरमाइकोसिस का स्पोर है वो मिट्टी और धूल में पाया जाता है। अगर हम इन चीजों का ख्याल रखें, प्लस मैं दोबारा एम्फसाइज करूंगा यूनिवर्सल मास्किंग। मास्क, ये नहीं कि कई लोग सोचते हैं अब तो कोविड-19 से बच गया अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ना हो। अपना मास्क लगातार इस्तेमाल कीजिए, आप भी इस्तेमाल करें, आपके अटेंडेंट भी इस्तेमाल करें। तो ये कुछ सावधानी बरती जाएं। और इसके ऊपर अगर फिर भी सिम्टम्स आते हैं तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो बाकायदा डॉक्टर मरीज को कह के भेजे कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आवे, आपके नाक के आसपास कोई काले धब्बे आवे, आपको वन साइडेड हेडेक होवे, बुखार हो जावे, नाक बंद हो जावे, नाक से कोई पानी आ जावे, कोई काला फ्लूइड निकल आवे, कोई ब्लड निकल आवे, ऐसी चीजें हो तो दूसरा महत्व है अर्ली डायग्नोसिस, एकदम जल्दी डायग्नोस हो। और तीसरा महत्व है क्विक ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा दवाई नहीं, एक ही इंजेक्शन है, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हो, जिसमें आई स्पेशलिस्ट भी हो, न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, पैथोलॉजिस्ट भी हो और रेडियोलॉजिस्ट भी हो, वो उसमें जाके एडमिट हो। ये इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, जिसका कि सुबह शाम डोज लगती है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक इंजेक्शन है, ये बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। अदरवाइज जो ब्लैक फंगस है इसकी मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर ऑलमोस्ट 45 से 50% है। यानी कि इस बीमारी का आपके मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, प्रिवेंशन ही अच्छा इलाज है। इसको तो भगवान ना चाहे मत ही होने दो। और अब इंसान, क्योंकि ये सच है कि पिछले कुछ टाइम में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, और मैं बड़ी अफसोस से कहूंगा कि जो ये
क्वैक्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि विलेज साइड पे बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए, ना डायग्नोज किए हुए खुद दवाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं और ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो आपके लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा, विलेज साइड के लोगों को भी, ग्रामीण भाइयों को भी बताना चाहूंगा, अननेसेसरी स्टेरॉइड्स ज्यादा ना लिए जाए। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं अगर इन सावधानियों का ख्याल रखा जाए तो बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक बात और भी कहूंगा, सोशल मीडिया पे कई मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का मतलब कि जैसे हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि जो एक पतंजलि के बाबा रामदेव हैं, उन्होंने बोल दिया कि एलोपैथी से ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी पब्लिक मैन ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट ना देवे जिससे लोगों के विश्वास में और लोगों की एक सोच में एक तब्दीली आवे। तो ऐसा ना किया जाए। हमें एज ए नेशन, मैंने देखा है कि मैंने इटली में देखा था, जब पहली लहर आई थी इटली में बुरा हाल हो गया था, लेकिन उन लोगों ने मिल के अपने देश को पॉजिटिव कर दिया 2 महीने के अंदर अंदर। तो मेरी कोशिश है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना कि नेगेटिविटी को मत देखो, बी पॉजिटिव, कोशिश करो और सोशल मीडिया में जो पब्लिक मैन ऐसे कहें उसको विश्वास ना किया जाए और हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो हम कोरोना पे अवश्य जीत हासिल करें। डीके गुप्ता, अगला सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल अब मेरा कोरोना को लेकर होगा, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण ग्राफ है लगातार गिरता जा रहा है। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या लगता है आपको इसके लिए प्रभावी क्या है? क्या लॉकडाउन को आप मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ये जो संक्रमण का ग्राफ है वो गिरा है? छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि समय भी कम है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इसको कम करने में। इसके अतिरिक्त दूसरी बात बताऊंगा कि जो कोरोना है, कोई भी पैंडेमिक, वो लहरों में आता है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से कम हो गया। एक लहर आई है, वो चली गई, फिर दोबारा हमें तैयारी रखनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कुछ हो अगले 2-3 महीने में, तो हमें उसके लिए सारे बंदोबस्त करने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता आपका। डॉक्टर चावला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश को इतनी जानकारी देने के लिए, क्योंकि देश इस समय जैसी समस्या से जूझ रहा है, 2 बीमारियों से एक साथ, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, दोहरी चुनौती पब्लिक के लिए भी, सरकार के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। ये वो समय है सबको एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी कोरोना से जंग जीत पाएंगे। तो देश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर भले ही घटकर 4% के नीचे आ गई हो, लेकिन सरकार लॉकडाउन से राहत देने के मूड में नहीं है। सरकार लॉकडाउन से राहत देकर फिलहाल कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अभी सरकार 24 मई की सुबह खत्म होने वाले लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने और इसके नियंत्रण में काफी मदद मिली है। हरियाणा में 3 मई तक लॉकडाउन था, जिसको बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सप्ताहांत कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया है। पंजाब में कोविड-19 से जुड़े सप्ताहांत कर्फ्यू और रात्रि कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार में 4 मई को 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसको बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है। गुजरात में 28 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था। बहरहाल दिन के समय पाबंदियों में ढील दी गई है और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तरह पाबंदियों को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में 25 मई की सुबह तक कर्फ्यू है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण 26 मई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहीं राजस्थान में भी अभी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो देश भर की अगर अलग अलग राज्यों की बात कर ले तो लॉकडाउन को लेकर अलग अलग परिस्थितियां हैं। सभी राज्य सरकारें फैसला ले रही हैं कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस समय राज्य सरकारों को लगता यह है कि लॉकडाउन ही एक वो हथियार है जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है।
जी अभी मतलब लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ है और 5 हफ्ते भर के लिए, लेकिन मसला है कि लेकिन अभी वक्त की ज़रूरत भी है ये, लेकिन साथ साथ में ये चीज़ भी देखना है कि माशी हालत अब हमारे कश्मीर में ओवरऑल लास्ट ईयर से नहीं, ये 2019 से भी चल रहा है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए टाइमली, मतलब सुबह या शाम इवनिंग में करीब 2-3 घंटे, ताकि मार्च में हमारी इकोनॉमी भी एटलीस्ट स्टेबल बनती रहे। और सभी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, एटलीस्ट वो सभी चीज़ें गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखनी है ताकि स्ट्रीम लाइन बना रहे। और जो एलीट क्लास है कश्मीर के, उनको भी थोड़ा सा आगे आके थोड़ा सा उस तबके की तरफ ध्यान देना है जो ना BPL पर्सनस है अपनी वैली में, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या हाल है मध्य प्रदेश में, क्योंकि लॉकडाउन जो है हर जगह हर राज्य सरकारें बढ़ा रही है, क्योंकि राज्य सरकारों को लगता ये है कि लॉकडाउन ही एक वो आखिरी हथियार है जिसके जरिए कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश का हाल बताइए। निश्चित तौर पर काजल, देखिए, अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन ही वर्तमान में अभी जिस कदर लगातार जो है देश और प्रदेश में वैक्सीन की कमी भी अभी जूझ रही है, तो ऐसे में वर्तमान में अगर बात करें तो लॉकडाउन ही एक ऐसी दवाई है, हथियार है, जिसकी वजह से हम जो एक कोरोना संक्रमण है इस चेन को तोड़ सकते हैं। अगर पूर्व की भी बात करें तो पूर्व में भी जब लॉकडाउन रहा है तो उसके पहले भी हमने देखा है कि कोरोना की संक्रमण चेन टूटी है। और वर्तमान में भी अगर बात करें तो जहां अभी 1 महीने से पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, और ऐसे में हमने देखा है कि जो अप्रैल माह में एक पीक सा कोरोना का आया था, लगातार मौतों के आंकड़े काफी ज्यादा देखने को आए थे, कोरोना के आंकड़े भी काफी ज्यादा देखने को आए थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उस कोरोना कर्फ्यू की वजह से कहीं ना कहीं जो संक्रमण की चेन थी उसमें कमी देखने को आई। और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा वर्तमान में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। जबकि अगर अप्रैल माह की बात करें तो काफी ज्यादा इन केसों में देखने को केस सामने आ रहे थे, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश की यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करके और प्रदेश की सराहना की है, जिस कदर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मध्य प्रदेश अग्रसर रहा है। अगर वर्तमान की लॉकडाउन की काजल बात करें तो मध्य प्रदेश में हालांकि 28 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं अगर बात करें तो 29 और 30 को शनिवार और रविवार है, तो ऐसे में शनिवार और रविवार को पहले से ही लॉकडाउन लगाया गया है। तो इस तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो सभी जिलों में एक तरह से 30 तारीख तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। कई जिलों में वर्तमान में और ज्यादा सख्तियां जो अभी 8 दिन है शेष हैं जो अभी, उसमें काफी ज्यादा सख्तियां की गई हैं। इंदौर की बात करें तो काफी ज्यादा सख्तियां की गई हैं, जहां सब्जी और फल विक्रेताओं को इसके पहले राहत दी गई थी, वहां अब इन आगामी 8 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती की जा रही ताकि हम 1 जून से बराबर सुचारू रूप से थोड़ी थोड़ी किसी तरह से कुछ चीजों को छूट और मुहैया दे सके। तो हालांकि मध्य प्रदेश कोरोना के संक्रमण को चेन को तोड़ने में कामयाब साबित रहा, और यही वजह है कि जो अप्रैल माह में 18 और 19% के दर से कोरोना आंकड़े आ रहे थे वो आज 4.8% पहुंच चुका है। जी का सर, लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस का डर बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोहरी चुनौती सरकार के सामने भी, एक तरफ कोरोना है लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस है। इसको लेकर क्या अपडेट है प्रदेश में? देखिए काजल, प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती अब 3 चीजों की बन चुकी है प्रदेश में, जहां कोरोना का संक्रमण का दर तो है ही है, और तीसरी लहर भी बच्चों को, अभी मध्य प्रदेश के इंदौर की ही बात करें तो करीब ऐसे खबरें सामने आई हैं जहां पर करीब 14 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु भी बताई जा रही। तो इस तरह कोरोना की तीसरी लहर का भी जो छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए तो खतरा मंडरा ही रहा। साथ में ब्लैक फंगस जो है, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस का भी खतरा मंडरा रहा, जहां 35 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। साथ ही 575 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं। अकेले अगर भोपाल की बात करें तो 200 से ज्यादा लोग भोपाल में हो गए हैं और 120 से ज्यादा लोग इंदौर में ब्लैक फंगस के सामने आए। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार फिर वर्तमान में ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखी जा रही है। हालांकि सरकार बार बार दावे कर रही है कि जल्द ही 24,000 इंजेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इन इंजेक्शनों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो हालांकि कहीं ना कहीं इन इंजेक्शनों की कमी खल रही है। साथ ही अगर बात करें काजल,
तो अब व्हाइट फंगस ने भी जबलपुर में दस्तक दे चुकी है। पहला मामला सामने आया, जहां पहले व्हाइट फंगस का पहला केस बिहार में सामने आया था, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी एक केस सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में व्हाइट फंगस ने भी अपनी एंट्री कर ली है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण इस समय दौर है, और सबसे ज्यादा जो है अभी दवाइयों की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। दवाइयों की लगातार शॉर्टेज बनी हुई है। जी काजल। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को लेकर, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है, और समस्या इसलिए भी क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है, और जहां तक ट्रायल की बात है, ट्रायल भी अभी तक नहीं हो पा रहा है, बच्चों को टीका नहीं लग पा रहा है। वो जो इम्यूनिटी सिस्टम इस समय उन लोगों में हो गया है जिनको वैक्सीन लग चुकी है, वो बच्चों में अभी तक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या इसको माना जा रहा है? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी अगर चुनौती हो तो वो जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि हालांकि अभी ना तो बच्चों के लिए इंजेक्शन है कोई, ना ऐसी कोई दवाइयां हैं, ना ही अभी इस पर किसी तरह से कोई रणनीति बन पाई है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से अब जरूर बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है, चूंकि अभी बच्चों के लिए कुछ भी किसी तरह से कोई भी तुलनात्मक डॉक्टरों की तरफ से भी कहना ऐसा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ पाई है कि किस तरह से बच्चों के लिए ये कोरोना खतरनाक साबित हो सकता है या फिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक तरह से सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब जो है तीसरी लहर जो बच्चों के लिए बताई जा रही है वो जरूर साबित हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार अब बच्चों के लिए सबसे ज्यादा चिंतनीय है और लगातार जो है ऐसे प्रयास कर रही है। वहीं अभी बातें भी सामने आ रही जहां पर कि दवाइयों के लिए बच्चों के लिए भी जल्द इंजेक्शन बनाने की बातें चल रही है, लेकिन हालांकि अभी इन अभाव से कहीं ना कहीं प्रदेश और देश जरूर जूझ रहा है। जी काजल। महामारी घोषित कई राज्यों में कर दिया गया, लगभग देश के 14 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार उतनी सीरियस दिखाई दे रही है ब्लैक फंगस को लेकर जितना कि कोरोना को लेकर है? काजल, अगर महामारी की बात करें तो सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ब्लैक फंगस को अगर महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य वैसे मध्य प्रदेश ही रहा है। मध्य प्रदेश ने महामारी इस ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। बात करें तो करीब इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में ऐसे हॉस्पिटल भी चिन्हित किए हैं जहां पर हॉस्पिटल पर मुफ्त में मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज की घोषणा की है और उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी हालांकि वर्तमान में जरूर इलाज भी है और महामारी से घोषित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंजेक्शन की जरूर शॉर्टेज कमी खल रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर जैसे पूर्व में कोरोना महामारी के तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों की भाग दौड़ काफी देखने को सामने आई थी, वैसे वर्तमान में भी जो उनके परिजन है जो हॉस्पिटलों में एडमिट है, चिन्हित हॉस्पिटलों में एडमिट है, वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर होते हुए दिख रहे हैं। जी काजल। फ्री इलाज की ऐलान किया गया है कि फ्री इलाज लोगों का होगा, ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि ऐलान कई बार सिर्फ और सिर्फ कागजों में सीमित रह जाता है, धरातल पर उतर नहीं पाता है, लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। दिख रहा है इस समय ऐसा कुछ? निश्चित तौर पर देखिए कई ऐसे परिजन हैं जिनका लगातार आरोप है, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है और हॉस्पिटलों को सख्त हिदायत भी दी है कि इसका निःशुल्क इलाज किया जाए और किसी तरह से किसी भी परिजन या फिर मरीज को प्रताड़ित ना किया जाए। लेकिन ऐसी कई बार ऐसी चुनौतियां भी सामने आती हैं, खबरें भी सामने आती है जहां पर हॉस्पिटल प्रबंधन की लगातार मनमानियां साबित होती है। जैसे कि पूर्व में भी अगर बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड को लेकर जहां घोषणा की थी कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है निःशुल्क इलाज किया जाएगा जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी खबरें सामने आई रही थी जहां पर आयुष्मान कार्ड को किसी तरह से अप्रूवल जो है प्राइवेट अस्पताल या कई हॉस्पिटल प्रबंधन नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में हालांकि ऐसी खबरें जरूर सामने आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये दावे कर रही है, चाहे वो कागजी दावे ही हो कि हम जो है पूरी तरह से कोविड और ब्लैक फंगस महामारी का निःशुल्क इलाज करेंगे। जी काजल। चेन तोड़ने में सबसे ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है कि लॉकडाउन है, कितना असर दिख रहा है, कितने लोग इसका पालन कर रहे हैं? काजल देखिए, सबसे बड़ी अगर चेन तोड़ने में निश्चित तौर पर आपने सही प्रश्न किया है कि अगर लॉकडाउन जो कोरोना है इसकी चेन तोड़ने में अगर कोई सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है तो वो लॉकडाउन है। हालांकि लॉकडाउन का उल्लंघन लगातार लोग कर रहे थे और यही बात रही कि एक बार फिर अगर इंदौर की ही बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा सख्ती अभी वर्तमान में 8 दिनों के लिए की गई है। उसकी वजह यही रही कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी
कोरोना समीक्षा बैठक के लिए इंदौर संभाग पर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने आते और जाते वक्त जो है लोगों को बेवजह घूमते हुए देखा था, जिसके बाद सख्त हिदायत दी थी इन सभी चीजों को और सख्ती करने को लेकर। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि पुलिस मौजूद है, तमाम नगर निगम और तमाम जो है प्रबंधन पुलिस की तरफ से सख्ती भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे थे। और यही वजह रही कि एक बार फिर ऐसे कदम उठाने पड़े कि जो 8 दिन है, जो मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही कि 1 जून से हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में ऐसे जगह जहां पर 5% से कम कोरोना आंकड़े आएंगे, वहां हम धीरे धीरे जो है छूट देना प्रारंभ करेंगे। तो उसी की वजह रही कि कहीं ना कहीं लोग जो है लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन कर रहे थे, जिसकी वजह से जो अभी वर्तमान में 8 दिनों के लिए बेहद ही सख्ती मध्य प्रदेश में करनी पड़ी। तो हालांकि लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का भी पूरी तरह से समर्थन मिला है। कुछ लोग ही ऐसे बेपरवाह नजर आए हैं और जिसकी वजह से उन लोगों की वजह से जो पूरी तरह से इस पे समर्थन किया है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, उन्हीं की वजह से आज जो कोरोना चेन जो टूट रही है, सभी का एक तरह से श्रेय भी जाता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका गणेश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके के हालात लगातार बनते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। अनूप कौर संवाददाता लखनऊ से इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या हाल है लखनऊ का और पूरे उत्तर प्रदेश का, बताइए, क्योंकि जितना डर कोरोना का है उतना ही डर ब्लैक फंगस का भी है। जी बिल्कुल काजी, बताना चाहूंगा प्रदेश सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हालांकि इसको लॉकडाउन नहीं, आंशिक कर्फ्यू कहा जाएगा, क्योंकि पहले से ज्यादा इसकी पाबंदियां सख्त कर दी गई। क्योंकि जो राज है कोरोना के बढ़ते जो प्रकोप को ध्यान में रखते उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जरूरी जो सेवाएं को छोड़ सब कुछ जारी रहेगा और राज्य में पहले से बेहतर हालात है, क्योंकि योगी सरकार लगातार ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग यानी 3T के मॉडल को अब तैयार कर रही, जिसमें कि अब तक 4 करोड़ के लगभग टेस्ट हो चुके हैं, जो कि अपने पूरे कंट्री में सबसे यूपी नंबर 1 पे रहा है। और रूरल एरिया में भी इसके 2 करोड़ के समथिंग अबाउट टेस्ट हो चुके हैं। पॉजिटिव रेट 22 से 2.45 रेट नीचे गिर गए हैं और रिकवरी रेट 92.5% के फ्लो में आगे बढ़ गया है। हालांकि कल ही एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने पूरी जानकारी दी है। और दूसरी ओर जो ब्लैक फंगस, उसको लेकर अधिसूचित कर दिया गया है। अधिसूचित का मतलब ये होता है कि अब ये बीमारी को गंभीर स्थिति को रखते हुए जितने भी जिले के PHC और CHC हैं, वहां पे ये जरूरी दवाइयां उपलब्ध की जाएंगी। अगर कमी पाई जाती है इस इंजेक्शन की, तो केंद्र सरकार इसका सहयोग भी करेगी। हालांकि व्हाइट फंगस को लेकर भी एहतियातन बरते जा रहे हैं। जी काजल, कोशिश कर रही हो, लाख दावे कर रही हो कि परिस्थितियां सुधर रही हैं, धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा हो, लेकिन यूपी सरकार पर सवाल उठते हैं। कई चीजें ऐसी हैं, चाहे वो नदियों में तैरती लाशें हों या फिर नदियों के किनारे जो दफन किया गया है लाशों को, वो हो। सरकार पर कई सवाल उठते हैं। इसके साथ साथ हुए लगातार योगी सरकार ने अपने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया और उसके बाद दिशा निर्देश देते हुए जो गांव के जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं, वहां के जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जिला अधिकारी हैं, वहां पर कहा है गांव के किनारे अब क्या नाम है वो तैनाती की जाए, लोगों की देखरेख की जाए, लोगों को मनाही की जाए। और उसके बाद राज्य सरकार ने एक आर्थिक पैसा भी अनुदान करने की बात की, जिससे कि अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि में जो पैसे नहीं होते वो राज्य सरकार अपने कोटे से देगी। 5,000 रुपए समथिंग अबाउट मनी देने की बात की गई है। और साथ में NDRF और टीमें वहां तैनाती करेंगे, रेकी करेंगे कि कोई आसपास किस तरह की लाशों को ना बहाए और वहां घाटों पे किसी भी लाशों का समाधि ना किया जाए। इन चारों तस्वीरों को देखते हुए योगी सरकार जब से स्वस्थ हुए हैं, लगातार जिले टू जिले मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों के ऊपर नजर बनाए थे और जिला अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। जी अनुज, कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरना सबसे ज्यादा प्रभावी इसके लिए किसको माना जा रहा है? लॉकडाउन? हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन का जो लगातार सरकार जो निर्णय ले रही है, हर हफ्ते के बाद एक ना एक आंशिक लॉकडाउन बढ़ाया गया, क्योंकि अभी 24 मई को ही यूपी में लॉकडाउन खुलने की संभावनाएं थी। पर हालांकि जब लॉकडाउन के मतलब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए फिर आगे का एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 31 मई सुबह 7 o'clock तक कर दिया गया। इसी को देखते हुए क्योंकि हालात जो हैं अब वो थोड़ा सा नियंत्रण में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आज का अगर देखा जाए आंकड़ा, यानी 22 तारीख की शाम को जो CMO की तरफ से जो आंकड़ा आया, जिसमें कि बताया गया कि एक दिन में करीब 1000 से नीचे की रेशियो दर अपनाई गई, जिसमें कि 22 मौतें हुई हैं। तो इन आंकड़ों को देखते हुए सुधार हो रहा है। इसी को देखते हुए 31 मई तक का सिर्फ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। अगर उम्मीद और बेहतर रही तो आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने की भी आशंका भरपूर नजर आएगी। जी काजल।
बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद ये है कि अगर हालात ठीक होते रहे तो शायद लॉकडाउन खुल भी सकता है। अंकुर कपूर संवाददाता अंबाला से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अंकुर, अंबाला का हाल बताइए, क्योंकि हम पूरे हरियाणा का हाल देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले भी कहीं ज्यादा आतंक मचाए हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आगे के लॉकडाउन की, तो आज जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 1 हफ्ते का आगे लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो लॉकडाउन के दौरान अगर हम बात करें जो कोविड जो संक्रमण के केस आ रहे हैं वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो हरियाणा में एक नया जो ब्लैक फंगस है, एक नई आफत लेकर सामने आ रहा है, उसको लेकर भी दिन प्रतिदिन जो मामले हैं ब्लैक फंगस के भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज है वो लॉकडाउन को आगे 1 हफ्ता और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राहत की जो खबर है किसी भी तरफ से अभी तक सामने नहीं आ रही है। हम बात करें तो दिन प्रतिदिन जो अंबाला की बात करें तो 7 से 8 लोग दिन प्रतिदिन जो मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, कोरोना का शिकार हो रहे हैं, और जो 200 से अधिक लोग हैं वो संक्रमण भी उनको देखने को मिल रहा है। और जो आसपास के जो हरियाणा का क्षेत्र है उसमें भी काफी देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो वैक्सीन और कोविशील्ड इनको लगाई जा रही है सभी युवा वर्गों को, वो भी कल यहाँ पर बंद दिखाई दी, क्योंकि उसकी भी कमी यहाँ पर वैक्सीन की नजर आ रही है। तो इन सब जब तमाम बातों को लेकर हम बात करें तो जो गृह मंत्री अनिल विज है 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। जी अंकुर, बार बार हम देखते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज खुद कहते हैं कि हमारे पास ना तो दवाओं की कमी है और लगातार जो सावधानियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, वैक्सीन पूरी मात्रा में है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है। वो बड़े बड़े दावे करते हैं क्योंकि रोजाना जो उनके बयान आते हैं वो सभी सुनते हैं। लेकिन जिस तरीके का हाल आप बता रहे हैं तो लगता नहीं कि जो दावे हैं वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इसी बात को लेकर जब हमारी बातचीत हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से हुई है कि जो धीरे धीरे करके जो संक्रमण है उसके मामले भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक फंगस है उसने भी राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, तो इसको लेकर आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो उन्होंने यही माना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने माना है कि जो बीमारी के इंजेक्शन है वो केंद्र से 12,000 इंजेक्शन मंगाए जाएंगे। जो विदेशों से जो दवाई है अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और उसके बाद उन्होंने एक और नया फैसला भी दिया था कि जो कोरोना ड्यूटी के दौरान जो सफाई कर्मी है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनको 20 लाख की सहायता देगी। जो बीपीएल जो परिवार है उनका खर्चा भी सरकार उठाएगी। तो इन सब बातों को लेकर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार में जो ब्लैक फंगस है और दवा को लेकर जो दवाई है उसको लेकर भी चिंतित है। तो इन सब बातों को लेकर अभी तक जो स्थिति है वो इतनी सामान्य नहीं है। तो आगे का जो अभी कह सकते हैं जो सूत्रों से जानकारी मिली है, आगे 1 हफ्ता और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन हरियाणा में। हरियाणा में वैक्सीन की कमी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अंबाला में कल की बात ही ले लो तो कल में जो यहाँ पर केंद्र बनाए गए थे हमने यहाँ पर देखा तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पूरे तरीके से जो 18 प्लस जो युवा हैं उनको कोवैक्सीन या कोविशील्ड नहीं लगाई जा रही है। क्योंकि ऊपर से जो अभी गृह मंत्री अनिल विज है उन्होंने भी दावा किया है कि यहाँ पर दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो कार्य थोड़ा धीरे से चला है। तो उसको लेकर अगर जो भी दवाई है वो विदेशों से भी मंगाई जाएगी कि हरियाणा में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो 18 या 18 से प्लस से ऊपर है या नीचे, किसी को भी कोविशील्ड या वैक्सीन ना लगे। तो इन सब बातों को लेकर ही देखना होगा कि आज हरियाणा के गृह मंत्री जो अनिल विज है वो आगे के लिए क्या घोषणा करते हैं। बार बार हरियाणा सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, उनको दवाइयां पूरी मात्रा में मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले कोरोना ने चिंता बढ़ाई थी अब ब्लैक फंगस ने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी। दोहरी चुनौती इस समय स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जो कोरोना महामारी है उसके साथ साथ जो ब्लैक फंगस है उसने भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अगर हम बात करें तो राज्य सरकार जो ब्लैक फंगस और इसकी दवा को लेकर चिंतित भी दिखाई दे रही है। जो इसके चलते जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है उन्होंने पीजीआई की जो वरिष्ठ डॉक्टर है उनकी टीम को भी फंगस के लिए वैकल्पिक दवाई खोजने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि ताकि ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की भी कमी ना रहे और तब तक कोई वैकल्पिक दवाई मरीजों को दी जा सके जिसकी प्रकार से ब्लैक फंगस में आगे की जो मृत्यु दर है वो कम हो सके। जी
ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता तो बढ़ाई ही है, स्वास्थ्य विभाग की उससे कहीं ज्यादा अस्पतालों में, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं इस समय वैक्सीन की कमी है। सरकार बार बार कहती है कि वैक्सीन वहां पर पूरी मात्रा में मिल पा रही है, वैक्सीन की कमी वहां पर नहीं है, लेकिन जब धरातल पर उतर कर देखते हैं, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगे हुए देखते हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती है, घंटों इंतजार वैक्सीन के लिए करना पड़ता है, तो जो जमीनी हकीकत है वो सामने आती है, जो जमीन पर हो रहा है वो सामने आता है कि वैक्सीन को लेकर जितने भी सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं वो सारे के सारे खोखले हैं। जितने भी सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतारें, वो जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बयां करती हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हरियाणा में भी हो रही हैं, जिसकी वजह से सवाल हरियाणा सरकार पर भी है। इतना तो साफ है कि सरकारें दावे जितने भी करती हैं धरातल पर उतना नजर नहीं आता है, धरातल पर वो दावे सिर्फ और सिर्फ खोखले नजर आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हाल है, जो जमीनी हकीकत है, वो तस्वीरें सब बयां कर रही हैं, वो पब्लिक सब देख रही है। तो अभी चक्रवाती तूफान तौकते की तबाही से महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्य जूझ ही रहे थे कि अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन गया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जी.के. दास ने बताया कि 26 मई की शाम तक इस चक्रवात के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी देश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते ने कई राज्यों को तहस नहस कर दिया था और इस तूफान का कहर अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है। अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 24 मई तक चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। चक्रवाती तूफान यास 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनाती शुरू कर दी है। और वहीं इसको लेकर आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों के साथ में बैठक करेंगे और तूफान से बचाव पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। चर्चा की जाएगी कि कैसे देश को इस चक्रवाती तूफान से बचाया जाए, कैसे देश को यास तूफान से बचाया जाए, क्योंकि ये तूफान रूप भयंकर ले सकता है। आपसे पहले हम तौकते तूफान का कहर देख चुके हैं, किस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही मचाकर रखी थी। अब दूसरे तूफान का खतरा और ज्यादा है। सरकार की चिंता भी इसकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि 11 बजे पीएम मोदी की बैठक है। बैठक में चर्चा होगी कि कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि 26 मई तक इस तूफान की तबाही के आसार जताए जा रहे हैं। तो चक्रवाती तूफान तौकते की तबाही महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्य अभी तक जूझ रहे हैं कि अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया अभी भी बन गया है, मतलब बनना शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जी.के. दास ने बताया कि 26 मई की शाम तक इस चक्रवात के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी देश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते ने कई राज्यों को तहस नहस कर दिया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सूरजपुर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक युवक की पिटाई की गई है। सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी इस मामले को लेकर सामने आ चुका है। सीएम ने खुद ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। युवक की पिटाई निंदनीय है।
ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इस तरह की घटना दुखद है। ये सीएम की तरफ से ये बात कही गई है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा को हटा दिया गया है। गौरव कुमार सिंह सूरजपुर के नए डीएम बन चुके हैं। नया डीएम गौरव कुमार सिंह को बना दिया गया है। पुराने डीएम को हटा दिया गया है क्योंकि इस तरह की घटना जाहिर सी बात है निंदनीय है। एक युवक की जमकर पिटाई की गई। सीएम ने खुद ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की निंदा की है कि ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, ये घटना बहुत ही दुखद है। जिसके बाद डीएम को उनके पद से हटा दिया गया है और नए डीएम को तैनात कर दिया गया है। इस तरह की घटना बेहद दुखद। पूरे प्रदेश में इस घटना की निंदा की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर कई अधिकारियों तक कई ट्वीट अब तक आ चुके हैं इस घटना की निंदा को लेकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें इस समय आपके सामने युवक की पिटाई का जो मामला है। ये देखिए पिटाई करते हुए एक युवक की दिखाया जा रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। ये देखिए जो यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं वो ही युवक की पिटाई कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो ही युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार जो युवक की पिटाई की गई है ये मामला अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये जो वीडियो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से युवक की पिटाई की जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक युवक हाथों में कुछ कागज लेकर खड़ा है। वो एक अधिकारी को कागज दिखाता है, जिसके बाद पुलिसकर्मी इस युवक की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस मामले की निंदा की है और इस घटना को निंदनीय बताया है, दुखद बताया है। युवक ने जो कागज दिखाए उनको नीचे फेंक दिया गया। उसके बाद एक अधिकारी की तरफ से युवक को थप्पड़ लगाया गया। सुरक्षा गार्ड आते हैं। ये वो ट्वीट है जो कि सीएम भूपेश बघेल का हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नव युवक से दुर्व्यवहार किया गया है। ये जो थप्पड़ मारा था ये कलेक्टर ने थप्पड़ मारा था। अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, कलेक्टर ने युवक को थप्पड़ मारा था। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये जो एक युवक आता है, युवक अपने कुछ कागज दिखाएगा और उसको थप्पड़ लगा दिया जाएगा। और जो ये थप्पड़ लगाने वाला शख्स आपको दिख रहा है ना वीडियो में, ये कलेक्टर है जो कि युवक को इस समय थप्पड़ लगा रहा है। ये देखिए पहले युवक का फोन फेंक दिया जाता है, उससे फोन लिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है और कलेक्टर जो है इस जिले का वो युवक को थप्पड़ लगाता है। फिर सुरक्षा गार्ड वहां पर आता है, वो भी इस युवक की जमकर पिटाई कर देता है। बंदूक से भी उसके बंदूक की बट उसको मारी गई है, जिससे पिटाई की गई है। कलेक्टर की ये घटना निंदनीय है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस मामले पर निंदा जाहिर की है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।